राम राम भाइयों। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी पैदा होता है। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक आम हिंदुस्तानी बने। लेकिन उसके इरादे कुछ अलग ही थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह गुंडागिर्दी में शामिल हो जाता है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और क्रिमिनल साल 1988 में फरार हो चुका था। इस पर इंटरपोल ने $2.5 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से मशहूर इस क्रिमिनल को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल ने सर उठाए हैं, लेकिन जो नाम और स्थान इब्राहिम कासकर के बेटे दाऊद इब्राहिम ने कमाया है, वो आज एक ब्रांड बन चुका है। भाइयों, कैसे एक दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का अंडरवर्ल्ड में इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे पहुंचा और कैसे इस पोजीशन के बल पर आज दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद अपराध की दुनिया पर राज कर रहा है। तो भाइयों, आइए जानते हैं द राइजिंग ऑफ दाऊद इब्राहिम के बारे में। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए और आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर मुंबई के नागपाड़ा में डोंगरी जत गांव में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी अमीना बी के अलावा उनके 12 बच्चे थे। उनकी वाइफ अमीना बी एक हाउसवाइफ थी। दाऊद इब्राहिम का जन्म कोकड़ी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके माँ बाप ने सोचा था कि दाऊद पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनेगा, इसलिए उसे अहमद सेलर स्कूल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और इसके बीच उसने स्कूल छोड़ दिया। वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। इसी चक्कर में उसने स्कूल छोड़कर चोरी चकारी शुरू कर दी। दाऊद इब्राहिम और उसका भाई एक्सप्लॉयटेशन में रहा करता था। इतना ही नहीं, ये लोग मोहल्ले में दादागिरी भी किया करते थे। इसके अलावा मोहल्ले के बाहर के एरिया में भी जाकर ये गुंडागिर्दी किया करते थे। इन लोगों से कोई भी उलझने की बजाय बचने की कोशिश किया करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि इनका बापू पुलिस में है। भाइयों, 1960 से 1970 के दशक की बात करें तो उस समय मुंबई देश की फाइनेंस कैपिटल बन रहा था। इसके साथ ही अफगानिस्तान से चलकर करीम लाला मुंबई में आकर अपना सिक्का जमा चुका था। वह डोंगरी, भिंड बाजार, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड के इलाके को अपना अड्डा बना चुका था। हाजी मस्तान फॉरेन इंपोर्ट माल की तस्करी के साथ दूसरे कामों में अपना नाम बना चुका था। लेकिन इन लोगों से पहले मुंबई की अपराध की दुनिया का बादशाह था वासु दादा। ये बात उस समय की है जब हाजी मस्तान एम्बेसडर गाड़ी में बैठने के केवल सपने ही देखा करता था। उस समय वासु दादा के बंगले के सामने एक से बढ़कर एक महंगी मर्सिडीज जैसी ब्रांड की गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस समय वासु दादा का घर मुंबई का सबसे पॉश एरिया आगरीपाड़ा में था, पर वे अपनी जुर्म की दुनिया को डोंगरी नागपाड़ा से कंट्रोल किया करते थे। वासु दादा को पहलवानी का बहुत शौक था। उस समय यंग गैंग के लड़के वासु दादा को अपना रोल मॉडल मानते थे और उसके साथ जुड़ने के लिए बेचैन रहते थे। दाऊद इब्राहिम और उसके भाई वासु दादा से जुड़ गए और उनके लिए काम करने लगे। इसी दौरान चुनाव में मौलाना बुखारी उस समय एरिया से खड़ा हुआ था और उसने वासु दादा से चुनाव में सपोर्ट मांगा। वासु दादा ने उस एरिया के लड़कों को मौलाना बुखारी के चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों का संबंध पॉलिटिक्स लीडर मौलाना बुखारी से भी हो चुका था। अब दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों के पास 3 जगह से सपोर्ट था। उनके पिताजी मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल थे। एरिया का सबसे बड़ा दादा वासु दादा का हाथ उनके सर पर था और अब उनका कनेक्शन पॉलिटिक्स लीडर मौलाना बुखारी से भी गहरा हो चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों का हौसला कितना जबरदस्त हो चुका था। इसके बाद तो एरिया के छोटे मोटे गुंडे दाऊद इब्राहिम से टकराने की सोचते भी नहीं थे। यही वो समय था जिसे हम पीरियड ऑफ द राइजिंग ऑफ डॉन कहते हैं। कल तक पुलिस वाले जिन्हें स्टाफ का बच्चा समझकर छोड़ दिया करते थे, अब वह जुर्म की दुनिया में पुलिस वालों का बाप बन चुका था। 80 के दशक आते आते ये लोग अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने लगे थे। इसी दौरान इस पूरे एटमॉस्फेयर में रणवीर लेखा का नाम सामने आया। एसपी रणवीर गैंगस्टर के बीच अपनी घुसपैठ बनाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। फिर सभी के राज जानने के बाद 2 गैंगों को आपस में लड़वाने का काम किया करते थे। इसका नतीजा ये होता कि लड़ाई में एक गैंग खत्म हो जाता है और दूसरा जेल चला जाता है। कुछ इस तरीके से एसपी रणवीर का मकसद भी पूरा हो जाया करता था। इसी दौर में पठान गैंग और इब्राहिम ब्रदर्स के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था। इसके नतीजे में पठान गैंग जेल चला गया और इब्राहिम ब्रदर्स को बेल मिल जाती है और वे बाहर आ जाते हैं। इब्राहिम ब्रदर्स पर केस की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उनका टेरर भी बढ़ता जा रहा था।
एक समय वह भी आया जब एक बैंक रॉबरी में इब्राहिम ब्रदर्स का हाथ सामने आया, लेकिन जब पकड़े गए तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनके पिताजी की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। इस दौरान इब्राहिम कासकर को इतना गुस्सा आया कि वह दाऊद इब्राहिम को सबके सामने बेल्ट से पीटते हुए थाने ले गए। अब उनको यह रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने अपने बच्चों के पैरों पर पहले ही बेड़ियां बांध दी होती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने बच्चों को सुधारने के लिए हाजी मस्तान के पास भेजेंगे। हाजी मस्तान उस समय तक भारत का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था, जो सोने चांदी की स्मगलिंग किया करता था। देश के आधे से ज्यादा सराफा मार्केट में इसके द्वारा स्मगल किया हुआ सोना चांदी इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलकर खालिद पहलवान और वासुदादा में झगड़ा हो जाता है। इब्राहिम ब्रदर्स ने वासुदादा का साथ देने की बजाय खालिद पहलवान के साथ खड़ा रहना सही समझा, क्योंकि इन लोगों को खालिद पहलवान का साथ सही लगा। आगे चलकर साल 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने हाजी मस्तान से स्मगलिंग का धंधा छोड़ देने के लिए कहा। हाजी मस्तान ने इस काम को छोड़ दिया। अब समंदर के रास्ते स्मगलिंग का पूरा मैदान खाली था। फिर साल 1978 तक इब्राहिम ब्रदर्स और खालिद पहलवान ने समुद्र के रास्ते होने वाली स्मगलिंग के धंधे पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन वासुदादा भी चुप कहां बैठने वाला था। किसी बात को लेकर वह दाऊद इब्राहिम के बापू इब्राहिम कासकर से उलझ बैठा और उनकी खूब बेइज्जती कर डाली। अपने बाप का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम और उनके भाइयों ने वासुदादा के घर पे दावा बोल दिया और उनका गेम बजा डाला। वासुदादा के मरने के बाद दाऊद इब्राहिम का कद और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस लाइन में उनका एक कॉम्पिटिटर कम हो चुका था। दूसरा, खालिद पहलवान की नजरों में इब्राहिम ब्रदर्स का रुतबा और भी बढ़ चुका था और वह इनका एहसानमंद बन चुका था। इब्राहिम ब्रदर्स की क्राइम वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैकअप सपोर्ट खालिद पहलवान बना। दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना अब उसके दुश्मनों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस बैकअप सपोर्ट के सहारे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी की शुरुआत कर डाली, जो एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग जैसे दूसरे धंधे किया करते थे। साल 1980 तक डी कंपनी ने अपना रुतबा इतना बढ़ा लिया कि पहले से एस्टेब्लिश पठान गैंग को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा था। फिर उसने इब्राहिम ब्रदर्स को ठोकना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत होती है इब्राहिम ब्रदर्स के गैंग को लीड कर रहे शब्बीर कासकर की हत्या के साथ। 12 फरवरी 1981 को सिद्धि विनायक मंदिर के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर शब्बीर कासकर को अपनी माशूका के साथ मौजूद था। उसी समय उसे ठोक दिया जाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड पर जो तूफान मचा है, उसने मुंबई की गलियों में खून की नदियां बहा दी हैं। तो भाइयों, आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम के अपराध के रास्ते में आगे बढ़ने के पीछे असली वजह क्या थी? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो भाइयों, यहीं तक थी दाऊद इब्राहिम द राइजिंग की कहानी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।